दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चेक बाउंस होने पर और आपके यह फैसला करने पर कि अब आप उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे जिसने आपको ये चेक दिया था, जो कि बैंक द्वारा डिसऑनर कर दिया गया है, यानी कि बाउंस कर दिया गया है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक मैंडेटरी लीगल नोटिस यानी कि अनिवार्य रूप से एक कानूनी नोटिस उस व्यक्ति को भेजना पड़ेगा। और उसके बाद ही उस व्यक्ति के खिलाफ आप सेक्शन 138 सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दायर कर पाएंगे। आज मैं आपको लीगल नोटिस की अहमियत जो कि चेक बाउंस केस के मामले में होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं हूं नरेश कुमार भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पर्सपेक्टिव। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कृपया सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को प्रेस्क्राइब भी कर दें। इसके अलावा साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया है उसे कानूनी भाषा में कहेंगे हम ड्रॉर, और जिस व्यक्ति को ये चेक दिया गया उसे कानूनी भाषा में हम कहेंगे पे, यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब जैसा कि मैंने बताया कि ड्रॉर जो है उसके खिलाफ पेई जो है क्रिमिनल कंप्लेंट दायर करता है कोर्ट के अंदर चेक बाउंस होने के बाद, तो उसे सबसे पहले एक मैंडेटरी लीगल नोटिस भेजना होगा। इस लीगल नोटिस में क्या क्या जरूरी बातें होंगी जिनका आपको ध्यान रखना है, आप ये नोट कीजिए। सबसे पहले यह लीगल नोटिस आपको चेक बाउंस होने के 30 दिनों के अंदर अंदर ड्रॉर को भेजना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि चेक 1 जनवरी को बाउंस हुआ है तो 31 जनवरी तक आप यह लीगल नोटिस ड्रॉर को भेज दीजिए। चेक बाउंस होने की डेट वो मानी जाएगी जो कि बैंक ने अपने मीमो में आपको दी है, रिटर्न मीमो में आपको दी है। यह लीगल नोटिस आप स्पीड पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं, कुरियर के जरिए भेजते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हाँ, यह साबित करना भी आप ही का काम होगा कि यह लीगल नोटिस ड्रॉर के पते पर ही भेजा गया और व्हाट्सएप नंबर भी उसी ड्रॉर का है। तीसरा, नोटिस के अंदर आपको क्या क्या जरूरी बातों का वर्णन करना होगा, जरा वो नोट कीजिए। सबसे पहले आप ड्रॉर का नाम पता तो उसके अंदर आप डालेंगे ही। आपको पेई यानी कि अपना नाम और पता उसके अंदर साफ साफ लिखना होगा। उसके बाद आप चेक के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि ये चेक किस वजह से ड्रॉर ने आपको दिया था, यानी कि मान लीजिए आपने उस व्यक्ति को कोई लोन दिया था जिसका भुगतान वो आपको चेक के जरिए कर रहा है, या आपने कोई से सामान बेचा जिसका जो पैसों का भुगतान है वो आपको चेक के जरिए कर रहे हैं, उसकी आप डिटेल लीगल नोटिस के अंदर देंगे। उसके बाद आप जो रिटर्न मीमो बैंक ने आपको दी है उसके बारे में बताएंगे कि किस दिन बाउंस हुआ, किस दिन आपने बैंक में ये डिपॉजिट किया था, प्रेजेंट किया था, उस बारे में बताएंगे। उसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे ड्रॉर से कि आप इसकी इमीडिएट पेमेंट का अरेंजमेंट कीजिए विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस बाय द ड्रॉर। जैसे कि मान लीजिए ये नोटिस किसी व्यक्ति को 1 तारीख को मिलता है, तो 1 तारीख को मिलने के बाद उसे 15 दिन मिलेंगे, मीन 16 तारीख से पहले पहले उसे ये पेमेंट आपको करनी होगी। और अगर आप वो पेमेंट नहीं करता है तो फिर आप रेफरेंस देंगे अपने लीगल नोटिस में कि मैं आपके खिलाफ सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दायर करूंगा। इसके अलावा मैं आपके खिलाफ सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 37 में रिकवरी मांगूंगा। साथ में मैं आपके खिलाफ इंडियन पेनल कोड के तहत सेक्शन 406 और 420 के तहत भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करूंगा। दोस्तों, मैं अक्सर सभी से ये रिक्वेस्ट करता रहता हूं, सलाह भी देता हूं कि इस किस्म का लीगल नोटिस आप हमेशा अपने वकील साहब के जरिए भेजिए। देखिए, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आप ये लीगल नोटिस खुद भी भेज सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो काम रोज रोज करता है वो काम करते करते उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाता है। आप ये काम पहली बार कर रहे हैं, आप गलती कर सकते हैं, और एक छोटी सी गलती की वजह से क्या आप जानते हैं कि कंप्लेंट यानी कि आपका केस डिसमिस भी हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में ही सन 2016 के अंदर मद्रास हाई कोर्ट में एक ऐसा ही मसला सामने आया जिसके अंदर लीगल नोटिस के अंदर कंप्लेनेंट के एडवोकेट साहब ने एक छोटी सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से उनका वो केस
निचली अदालत ने तो डिसमिस किया ही, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। वो गलती क्या थी? हाँ, यहाँ मैं आपको फिर ये भी बताता चलूँ कि लीगल नोटिस भले ही आपने भेजा, भले ही आपके वकील साहब ने भेजा, लेकिन क्योंकि केस आपका है, प्रॉब्लम आपकी है, इसलिए लीगल नोटिस पोस्ट करने से पहले एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए कि उसके अंदर जितनी चीज़ें भी लिखी गई हैं उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई। अगर मिस्टेक रह गई उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अक्सर मैं अपनी वीडियो में एक आधे केस के बारे में, ऐसा इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताता हूँ। आज मैं आपको ऐसे ही एक छोटे से केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, एक केस आया ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के सामने, मोहम्मद इरफान वर्सेस विल्कुनन, 2016 का यह केस था। इसके अंदर जो कंप्लेनेंट था, शिकायतकर्ता, उसने जो लीगल नोटिस अपने वकील साहब के ज़रिए ड्रॉर को भेजा, एक्यूज को भेजा, उसके अंदर चेक नंबर जो लिखा वो गलत लिख दिया। जो एक्चुअल चेक जो डिसऑनर हुआ था वो नंबर था 361868, जबकि गलती से लीगल नोटिस के अंदर लिखा गया 361838। अब जब मसला ट्रायल कोर्ट के सामने आया, ट्रायल कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि देखिए जनाब, आपने जो जिस चेक बाउंस का जिक्र अपने लीगल नोटिस में किया है, तो आप कॉज ऑफ एक्शन तभी से दिखा रहे हैं जब से चेक बाउंस हुआ है और इसके खिलाफ ही क्रिमिनल केस बनता है। तो आपका चेक नंबर वो नहीं है जो आपने कंप्लेंट फाइल करते वक्त फाइल के अंदर लगाया है, और इस बिना पर उसका केस डिसमिस कर दिया गया। जब यह मसला ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के सामने आया तो उन्होंने उसमें एक चीज़ और भी ऐड की कि क्योंकि वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस उन दोनों के बीच में चल रही थी, कई बार सामान जाता था, कई बार उसकी पेमेंट आती थी, तो चेक नंबर गलत भरने से और चेक नंबर कंप्लेंट के साथ फाइल करने में अगर डिफरेंस आता है तो आपका कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बनता, जिसकी वजह से उसका केस ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। तो आप ये देखिए कि सिर्फ लीगल नोटिस में चेक नंबर गलत भरने से भी उसका खमियाजा कंप्लेनेंट साहब को भुगतना पड़ा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के अंदर केस चला, वहाँ भी उनका खर्चा हुआ होगा। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट में जब केस चलाया उन्होंने, वहाँ भी वकील साहब की फीस दी होगी, खर्चा चला होगा, वहाँ भी काफ़ी खर्चा हुआ होगा, लेकिन ये खमियाजा भुगतना पड़ गया। तो जितनी चीज़ें मैंने आज आपको वीडियो में बताई कि लीगल नोटिस में इन बातों का वर्णन करते वक्त आप ध्यान रखिए, उसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, चेक का नंबर, चेक की अमाउंट, चेक के अंदर पेई का नाम क्या भरा गया है, जब आप इसकी डिटेल दें उसमें भी कोई छोटी सी मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। आज फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उस वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। थैंक यू।